साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। ये जो मैं श्रृंखला लेके आया हूँ, जो पहले पेपर होके चुके हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के 2017 में, उसके हल को लेकर अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा है ये 15/12/2017 को हुई थी, तृतीय पाली में। तो आइए इसी को हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। पहला है मालोपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है सांग रूपक और चौथा है रूपक। चलिए आप अपना लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, देखिए, रूपक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ रूप नहीं दिया जा रहा है। उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है, रूप नहीं दिया जा रहा। जब रूपक ही नहीं है तो सांग रूपक भी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, तो उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो बचा कौन सा? मालोपमा। वैसे तो यहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन मालोपमा भी उपमा का ही एक अंग होता है। मालोपमा अलंकार जहाँ उपमेय एक और उपमान बहुत सारे होते हैं वहाँ मालोपमा होता है। चलिए, यहाँ वैसे उपमेय भी एक है और उपमान भी एक है, तो यहाँ उपमा होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो हमें मालोपमा ही लगाना पड़ेगा, तो पहले का ए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। पहला ऑप्शन है भ्रांतिमान, दूसरा है उपमा, तीसरा है विरोधाभास और चौथा है संदेह। आप अपना उत्तर लगाइए। हाँ जी, देखते हैं। यहाँ पर जो आपका अलंकार है भ्रांतिमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। यहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे से नहीं हो रही, इसलिए उपमा भी नहीं है। यहाँ संदेह भी नहीं है, तो बचा कौन सा? विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास क्यों है? देखिए, विरोधाभास अलंकार का अर्थ होता है जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का केवल आभास होता है, वहीं विरोधाभास होता है। जैसे कि कवि कहना तो ये चाह रहा है कि अचल, अचल मतलब न चलने वाले, दृग अर्थात पेड़, हो उठते चंचल अर्थात चलने लग जाते हैं या चंचल हो जाते हैं, चंचल हो उठते हैं, और चपल पग हो जाते अविचल। चपल मतलब चलने वाले पैर हो जाते हैं क्या? अविचल। अविचल मतलब स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना चलने वाला चल रहा है और चलने वाला ना चल रहा है, लेकिन कवि का भावार्थ कुछ अलग ही है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गेहूं के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो गेहूं का अर्थ गोधूम होता ही है, तो गोधूम से आप इसको लगा सकते हो तीसरे का सी ऑप्शन, कनक, गोधूम और गंदुम। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ कौन सा सही है? निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बात को मानने वाला या सच्चा होना। आप लगाइए। हाँ जी, चौथे का बी हो जाएगा, वायदे का पक्का होना। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? लूट, डूंगरी, ठग और अवतार। हाँ जी, आप लगाइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर। देखिए, इस उत्तर को ढूंढने के लिए भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा था। देखिए, लूट अंग्रेजी में भी वही अर्थ है और हिंदी में भी वही अर्थ है। ठग का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यही अर्थ है, और अवतार का भी हिंदी और अंग्रेजी में यही अर्थ है। लेकिन डूंगरी जो शब्द है इसका अर्थ हिंदी में अलग है। हिंदी में एक मोटा सा कपड़ा होता है और अंग्रेजी में डूंगरी का अर्थ एक छोटी सी पहाड़ी होती है। चलिए छठा छठा जो प्रश्न है ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक मुझे मेरे विद्यार्थी से पता चला कि सर जी ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न जो था वो ये था कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से ऐसे कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग हो सकते हैं? तो प्रश्न तो ये है। अब इसके ऑप्शन सेम वही हैं। ठीक है, अशोक है, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या रविवार या सोमवार। चलिए देखते हैं ऐसे जोड़े जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। तो देखो, अशोक और आम सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, हिमालय और विंध्याचल ये भी सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, और रविवार सोमवार ये भी सदैव पुल्लिंग में बचेंगे। तो बचा कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आई, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आई। ठीक है, तो यहाँ आपका छठे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां है
यक्ष देवों की एक रिक्त स्थान होती है। वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। प्रकार, अब देखो की एक तो कोई स्त्रीलिंग शब्द आएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द देखोगे तो जाति और कोटि निकल कर आते हैं। तो कोटि नहीं, क्या है, एक जाति होती है, यक्षों की एक जाति होती है जिसके जो मूल देव हैं वो कुबेर जी कहे जाते हैं। ठीक है, तो यक्ष देवों की एक क्या है, प्रजाति या जाति है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो आप देखिए इसमें हाँ जी, बुढ़ापा है, उत्सव है, कुटज है या कुछ है। हाँ जी, निबंध है इनका 8वें का सी अर्थात कुटज। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को लेकर मेरा मन थोड़ा सा गड़बड़ घूम रहा था। चलिए देखते हैं इसको। निम्नलिखित जो वाक्य दिए हैं इनमें से गलत वाक्य को पहचान करनी है आपको। तो पहला है, कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है और घोड़ा हिनहिना रहा है। तो आपको इसमें से सही वाक्य का चयन, वो गलत वाक्य को पहचानना है। तो देखो, घोड़े हिनहिनाते हैं, कोयल कूकती है तो कूक रही है। अब इन दोनों में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि नदियां गा रही हैं, नदियां तो भाई कैसे गा लेंगी। लेकिन अगर बात करी जाए काव्य की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन कुत्ता भौंकता है, चिल्लाता नहीं है, तो 9वें का ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रश्न पत्र है एक किताब से मैंने लिया है। उस किताब में कई अशुद्धियां हैं और आप अगर ऐसी किताबों को पढ़ेंगे तो आपका नुकसान अवश्य होगा। ये जो मैं आपको इसकी उत्तर कुंजी लगवा के दे रहा हूँ ये प्रमाणित है। ठीक है, आप एकदम से किसी के बारे में कोई गलत धारणा ना बना लें, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने से पहले उन पुस्तकों की वैधता को जरूर जांच लें। चलिए 10वां प्रश्न, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। 10वां प्रश्न, खाई पाटना, मुंह की खाना, पीठ ठोकना, कान भरना। कान भरना बुराई करना होता है, मुंह की खाना अर्थात चोट खाना या सीधी सी बात है परेशान। पीठ ठोकना अर्थात शाबाशी देना, तो बच क्या गया, खाई पाटना। तो 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा है। संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मत भविष्य काल है, संभाव्य भविष्यत काल है या हेतु हेतु मत भूतकाल है। तो देखिए यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, कारण और कार्य का संबंध पाया जाता है। पहली क्रिया भूतकाल में नहीं हुई, इसलिए दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। तो यदि बारिश होती तो सूखा पड़ता। ठीक है, और यही होता कि बारिश होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा, तो हो जाता आपका भविष्यकाल। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं। मोद, हर्ष, आनंद या क्रोध। हाँ जी, 12वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोध के समानार्थी हैं। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है। आंसू, प्राण, दर्शन और आकाश। चलिए बताइए आप। चलिए देखते हैं। आंसू बहे, ठीक है, प्राण निकले, दर्शन किए, आकाश देखा। आकाश देखे नहीं होता, आकाश एक ही है, तो उसको हम पुल्लिंग वो एक वचन क्या बहुवचन बना ही नहीं सकते, तो एक वचन हो जाएगा। तो 13वें का सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। ठीक है, चक्षु, तम, तरु और गात। ठीक है, काया मतलब शरीर से है, चक्षु मतलब नेत्र होता है तो ये नहीं होगा, तम अंधेरा होता है, तरु पेड़ होता है, तो बच कौन सा गया, गात। ठीक है, चलिए 14वें का डी ऑप्शन। 15वां है, हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो रिपोर्टार्ज जो विधा के जनक माने जाते हैं वो शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। ठीक है, एकांकी के रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब आ गया आपके सामने गद्यांश, जिसमें 3 प्रश्न है आपके, 16, 17 और 18। पहले इस गद्यांश को पढ़िए, मैंने तरीका आपको बताया था। पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्नों को हल करना है। तो पढ़ते हैं हम। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में
कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसी विधा निष्फल है। ठीक है, विद्या निष्फल है। चलिए देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। तो इसमें आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह गई होगी, तो सीधे सीधे लगा सकते हो आप, सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान। ठीक है, चलिए 17वां है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागत शब्द जो है ये यण संधि है और ये सुधन आगत से बनी है। ऊ का वा हो जाता है और आगे वाला जो स्वर है उस वा पर जुड़ जाता है, तो सा आधा रह गया, तो वा और गत, स्वागत। ठीक है, चलिए इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है संधि विच्छेद के लिए, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए 18वां प्रश्न, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है। कम अभिमान न था, ये नहीं होगा। बहुत अभिमान न था, ये भी नहीं होगा। जरा सी भी अभिमान था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा, अधिक अभिमान न था। वैसे रंच मात्र का मतलब होता है बिल्कुल भी अभिमान न था, अर्थात न के बराबर अभिमान था। ठीक है, तो हम इसके डी ऑप्शन को यहाँ पर सही मान सकते हैं, अधिक अभिमान ना था। वैसे तो यहाँ अगर ये बी ऑप्शन दिया होता कि जरा सा भी अभिमान न था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द क्या है। देखिए, योग्य शब्द की बात करी जाए तो ये परिणामवाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक संख्या का भी बोध नहीं करा रहा, सर्वनाम तो है ही नहीं, तो बच कौन सा गया, गुणवाचक। ठीक है, ये गुण बता रहा है व्यक्ति का, इसलिए गुणवाचक है। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन है कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता और बरख, बताइए। हाँ जी, परख पर उनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प को छांटिए। पहला है उपर्युक्त, दूसरा है, देखिए मैं इनको बोलूंगा तो हो सकता है आप सही पकड़ लो, आप खुद पढ़िए। उपर्युक्त है, व्यक्त दे रखा है, पूजनीय और महीना, बताइए। हाँ जी, इसमें वी ऑप्शन गलत दिया है। देखिए व्यंग क्या होता है, देखिए व्य और ग और य, व्यंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बिंदी और आएगी व्यंग्य। व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता। ठीक है, तो इसका 21वें का वी हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में संधि शब्द का विलोम क्या होगा। पहला है सरस, सुगम, सार्थक और विग्रह। इसको तो आप कर ही लोगे, विग्रह होगा। चलिए 23वां प्रश्न है कि जिन वाक्य समूह में एक वाक्य रिक्त स्थान हो और अन्य वाक्य उसके हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो चयन कीजिए, प्रधान या गोष्ठी, प्रधान और आश्रित, मुख्य व प्रधान, आश्रित व प्रधान। हाँ जी, चलिए ये परिभाषा दी है मिश्र वाक्य की कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हों तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। तो इसका 23वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24वां है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम, ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन है मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए पहचान के लिए मैंने बता दिया था, तम दिया है तो उत्तम अवस्था हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अगर न्यूनतर दे रखा होता तो तर देखिए कहाँ होता है, उत्तर में होता है, तो उत्तरावस्था हो जाता। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 25वां, कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। हाँ जी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और चित्रा मुदगल।
हाँ जी, इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं मनु भंडारी। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। जिसमें रिक्त स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो वह रिक्त स्थान कहलाता है। पहला है मोक्ष और मुमुक्ष, बी है मोक्ष और पारंगत, तीसरा है मोक्ष और पारदर्शक, चौथा है स्वर्ग और जिज्ञासु। हाँ जी, ये तो आप वैसे कर ही लोगे, पहला ही सही है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, लेकिन यह मुमुक्ष दे रखा है तो वो भी सही है। चलिए 27वां प्रश्न है। बड़ा हो गया। 27वां प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। पहला है शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात और सोहत ओढ़त पीतपट श्याम सलोने गात। सी ऑप्शन है नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से भ्रम से। तो देखो इसको तो बहुत सरल है, बहुत किसी का मेरे हिसाब से गलत नहीं गया होगा। 27वें का सी हो गया। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है। अस्त है, अंत है, आदि है या मंद है। तो इसमें 28वें का ए हो जाएगा आपका अस्त। ठीक है, उदय मतलब निकलना, अस्त माने छिपना। जैसे सूर्य उदय हो गया, सूर्यास्त हो गया। चलिए 29वां प्रश्न। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। ठीक है, समास विग्रह की बात हो रही है तो वन में बास, वनवास का विग्रह वन में बास होता है। देश पर निकाला, तीसरा है चंद्र का प्रकाश और चौथा है जल की धारा। तो आप बताइए इसमें आप देख पा रहे होगे कौन सा सही है। हाँ जी, इसमें बी जो ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की रिक्त स्थान को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को रिक्त स्थान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो क्या रोकने के लिए, उदासीनता, ठीक है, करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाता है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। ठीक है, देखिए पंजाबी भाषा, जितनी भी भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आंख और नाक ये स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा और यमुना ये भी दोनों स्त्रीलिंग हैं। बच कौन सा गया, सप्ताह और महीना। ठीक है, सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया, बीत गई नहीं होता, तो आपका 31वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। गौ, गुरुजन, लेखक और अनुज। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो गुरुजन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 33वां। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। आप इसका ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, इसका बी ऑप्शन सही है। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़ मतलब बिल्कुल जिसकी मति अर्थात बुद्धि बिल्कुल मरी हुई, अर्थात मूर्ख बोलते हैं उसको, जड़मति। जिसकी मति अर्थात बुद्धि जड़ हो गई हो उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्ख। मूर्ख को भी सुजान अर्थात ज्ञानवान बना देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 34वां। साहित्य का रिक्त स्थान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, पहचान अनिवार्य है, ज्ञान अनिवार्य है, परख अनिवार्य है या पथ अनिवार्य है। तो साहित्य का ज्ञान अनिवार्य है, तो 34वें का बी हो जाएगा। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरा, अंधा क्या मांगे दो आंखें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आप लगा सकते हो इसका ऑप्शन आराम से। हाँ जी, 35वें का डी सही है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। चलिए 36वां। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है। हाँ जी, लगाइए आप अपने ऑप्शन। सुधा अरोड़ा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ और कृष्णा सोबती।
हाँ जी, इसकी जो रचनाकार है वो है चित्रा मुदगल। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं और संस्थागत। हाँ जी, संस्था स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका हो जाएगा संस्थाएं। चलिए बात करते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है बर्फ के इन गोलों का, रूस का समुद्र किनारे, सी जमा हो रहे और डी है रहस्य क्या है। तो देखिए, रूस का समुद्र किनारे नहीं होता, रूस के समुद्र किनारे होता है, तो यहाँ का की जगह के आना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39वां, अंति काटू बचन कहती कह कई मानहू लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो सीधी सी बात है, श्लेष, विभावना, यमक या उत्प्रेक्षा कौन सा है वो आप आराम से लगा सकते हो। देखो मानहू, मैंने बताया था ना, मनो मानहू जनो जानो जहाँ आ जाते हैं वो उत्प्रेक्षा हो जाता है, तो इस 39 में का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है कि हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संस्थापक निम्न में से कौन है? हाँ जी, धर्मयुग के जो संस्थापक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो हो गया आपका ये पेपर जो कि 15/12/17 को हुआ था, और इसी तरीके के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न पत्र जो आपको बाजार में मिलते हैं उनके उत्तरों को एक बार आप स्वयं भी जांच लीजिए, या मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। उसमें बहुत सारी गलतियाँ दी हैं, प्रश्न लिखने में भी और प्रश्नों के उत्तर देने में भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।